बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों से कुछ हकीकतें कोरोना वायरस के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। पिछले दिनों उर्दू अखबारात में और पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारात में और सोशल मीडिया में एक पूरा सा एक हंगामा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो 2 साल के बाद मर जाएंगे, और उसका एक रेफरेंस दिया जा रहा है कि फ्रांस के एक साइंसदान हैं लुक मॉन्टेगियर, और वो बड़े मायानाज किस्म के साइंसदान हैं जिन्होंने काम किया एड्स के वायरस के ऊपर, HIV के ऊपर। और उनसे पहले पिछले साल एक चीज़ वाबस्ता की गई कि ये जो कोरोना वायरस है ये बायोलॉजिकली वॉर के तौर पे फैलाया गया है, और उसके अंदर चूँकि 4 अमाइनो एसिड्स इसके ऐसे हैं जो इसकी स्पाइक प्रोटीन के अंदर 2 इधर 2 इधर, और इसको वो क्या करे, जैसे हमारे स्पाइक प्रोटीन के ऊपर S1 S2 होता है और रिसेप्टर बाइंडिंग की जगह पे ये 4 अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये कुछ हिस्सा इसका HIV से लिया गया और कुछ इसके अमाइनो एसिड्स जो मिलते हैं मलेरिया से, तो मलेरिया और इसको मिला के एक बायोलॉजिकल वार के तौर पे फैलाया गया। दूसरा, इसके बारे में ये कहा गया कि ये 2 साल के बाद जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है वो मर जाएंगे 2 साल के अंदर अंदर। ये मुतनाज़ा साइंसदान है, बहुत अच्छे साइंसदान हैं, और मेरा ख्याल है 88 साल की उम्र के हैं और फ्रांस से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़रूर कोई ना कोई इसके अंदर कोई पॉलिटिकली तौर पे इन्वॉल्वमेंट होगी, और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इसको पॉलिटिकली तौर पे ये बयान देने पर मजबूर किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो उसने कहा क्या और उसको मिसयूज़ कैसे किया जा रहा है। पहली तो बात यह है कि बायोलॉजिकल वॉर ऐसी नहीं होती कि पूरी दुनिया को उसमें लपेट में ले दिया जाए। और बायोलॉजिकल वार 2 या 3 कंट्रीज़ के अंदर होती है, वर्ल्ड वार नहीं है कि ऐसा बायोलॉजिकल एजेंट फैलाया जाए जिससे पूरी दुनिया में, और जिसने फैलाया उसके अंदर बंदे भी मर गए होंगे, तो ऐसा नहीं है पहली तो बात। दूसरी बात यह कि अगर कोई अमाइनो एसिड मिल जाते हैं किसी ना किसी के, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसी की औलाद है या उसी तरीके से बनाया जाता है। मेरे अल्लाह ताला ने नाक दिया, मेरी शक्ल है एक, मेरा मुंह है, मेरा कान है, मेरा फेस है, तो मेरी जैसी शक्लें लाखों में से अरबों में से किसी ना कोई चीज़ मिल जाती होगी या मेरी अदात मिल जाती होंगी, और ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे वालिद की औलाद हों या मैं उनसे निकला हूँ या वो मुझसे निकले हों। तो ऐसा नहीं होता। किसी अमाइनो एसिड्स का मिल जाना ये ज़रूरी नहीं है कि वो उससे बनाया गया है। बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अंदर इस तरह के चीज़ें होना कोई बैद नहीं है। दूसरी बात कि मॉन्टेगियर्स ने एक बड़ा अच्छा साइंसदान है और उसकी हमेशा बातें बड़ी मुतनाज़ होती हैं। वायरोलॉजिस्ट है, और वायरोलॉजिस्ट को जैसे मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ और मैं शुरू कर दूँ फिजिशियन की बातें या मैं सर्जन की बातें शुरू कर दूँगा तो लोग कहेंगे बुखारी साहब जो है ना अपने नॉलेज से तजावुज़ कर रहे हैं। तो मैं पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, क्योंकि पैथोलॉजी का एक रिलेटेड होता है सारे सब्जेक्ट के अंदर। तो मैं किसी हद तक तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आगे एक स्पेशलिटी होती हैं, सब स्पेशलिटी होती हैं, सुपर स्पेशलिटी होती है, वो लोग इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अब एक तो पहली बात है कि उसने ये नहीं कहा कि 2 साल के अंदर अंदर लोग मर जाएंगे। अगर मीडिया इसको फैला रहा है तो मैं बताऊं कि पाकिस्तान में पिछले सितंबर मेरा ख्याल है कि करीब वैक्सीन शुरू हुई, और उसके अंदर 30,000 के करीब ट्रायल हुए, और 30,000 के बाद आप देखें मेरा ख्याल है मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1.4 के करीब मिलियन के करीब वैक्सीन लग चुकी होगी। तो यूँ अगर देखा जाए तो अराउंड अबाउट साल होने वाला है, और कोई भी ऐसा इंसान सामने नहीं आया
अल्लाह उसकी अपनी कोई, क्योंकि ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में, किसी और वजह से कोई इंसिडेंट से उसकी डेथ हो गई हो तो और बात है कि वैक्सीन से किसी की डेथ नहीं हुई। मैं बड़े वसूख ज़राए से कह रहा हूँ, बड़ा ऑथेंटिक वे में कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर ये सिलसिला शुरू होना था तो अब कुछ ना कुछ हो चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर वैक्सीन के ज़रिए से कोई डेथ वाक़ई होती है तो वो उसका कोई सैड इफ़ेक्ट तो हो सकता है, लेकिन रिएक्शन वो भी 1-8% हुआ जा रहा है। इब्तदाई तौर पर ट्रायल में हुआ, या जैसे उन्होंने एस्ट्राज़ेनेका के 1-8 लाखों में से 1-8 अगर हो जाता है तो उससे एसोसिएट कर दिया जाए तो ये लुक मॉन्टिएगियर उस नोबेल प्राइज़ लेने वाले इंसान की बात से वाबस्ता नहीं किया जा सकता। तीसरी बात आपको बताऊं कि उसने कुछ जो बातें की हैं वो कुछ हक़ाइक़ पे मबनी है, वो मैं बताता हूँ क्या है, लेकिन वो साइंसी मुशाहिदा है। साइंसी मुशाहिदा और कुदरत का निज़ाम ज़रा डिफरेंट होता है। इस इंसान को बनाने वाला एक हस्ती है जिसने कुछ निज़ाम अपने हाथ में रखे हुए हैं। वो साइंस मुशाहिदा तो कर सकता है, और साइंस 1+1 नहीं होता, साइंस और चीज़ होती है, और मैथमेटिक्स और तिबियात फिज़िक्स 1+1 2 होता है, लेकिन साइंस जो है ये 1+1 नहीं है, 1 नहीं है ये वाली बात कि जी ऐसे ही होगा। साइंस के मुशाहिदात होते हैं, साइंस जो है वो ज़्यादातर बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के ऊपर मुनहसर होता है। अब इसने कहा कि एंटीबॉडी एनहांसमेंट के ज़रिए जो लोग वैक्सीन करवा रहे हैं उनके अंदर मैस वैक्सीनेशन की वजह से एंटीबॉडी पैदा होंगी, और एंटीबॉडी पैदा होने की वजह से उनके अंदर ऐसा होता है कि वायरस अपनी शक्ल को तब्दील करेगा। जब वायरस अपनी शक्ल को तब्दील करेगा तो हो सकता है कोई ऐसा वायरस आए जिसकी वजह से ये एंटीबॉडी जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी हैं या बाइंडिंग एंटीबॉडी हैं वो उसको ख़िलाफ़ काम करने की बजाय उसको फैलाने में मदद देंगी। अब पहली तो बात यह है कि बिल्कुल ठीक कहा उसने कि वायरस तब्दील होगा। अब वक्त के साथ साथ इंसान भी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। गर्मी आ गई तो एयर कंडीशन आ गया, ऑटोमेटिक कार्स आ गई, ठीक है। अब पेट्रोल ख़त्म हो रहा है तो बिजली से चलने वाली कारें आ रही हैं, तो इसको एवोल्यूशन कहते हैं। इस तरह वायरस भी जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में फैलता है, ट्रांसमिशन होती है, तो एक मुल्क की दूसरे या एक खित्ते की दूसरे खित्ते के साथ आबहवा मुख्तलिफ होती है, तो वो आबहवा के मुताबिक अपने आप को तब्दील करता है। एक बात। दूसरा बात है कि उसके जैसे ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया चेंज हुआ और रेजिस्टेंस यानी अद्वियात मुज़ाहमती बैक्टीरिया आ गया। इसी तरह टाइफाइड ने भी अपने शक्ल को तब्दील किया। इसी तरीके से ये वायरस भी अपने आप को तब्दील करते हैं। लेकिन अब अगर देखें तो वायरस आज से तब्दील नहीं हो रहा। 4 अमाइनो एसिड 3 से 4 अमाइनो एसिड पर मंथ के हिसाब से ये तब्दील हो रहा है। और अगर हम देखें कि वुहान वायरस जो था 614G ये जो थे वो अब नहीं है। इसके बाद वायरस ने देखते हैं कि WHO ने कहा है कि अब तक तब्दील होने वाले कई किस्मों से सिर्फ 4 किस्म ऐसे हैं जिनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। वो 4 क्या क्या हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा B117 है, इसके अंदर कुछ म्यूटेशन आई जो सबसे पहले यूके में देखी गई। फिर इसके बाद उन्होंने देखा कि B1351 आया जो साउथ अफ्रीका में देखा गया। फिर उन्होंने देखा कि P1 आया जो ब्राज़ीलियन में आया। फिर चौथा जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वो इंडिया में आया जिसको 617 कहा जाता है या डबल म्यूटेशन वाले कहा जाता है। इन वायरसेस का नाम कंट्री के वायरस पे नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो एक एथिकल इशू है। आप इनको नंबर दें, जिस नंबर पे अमाइनो एसिड चेंज होते हैं उसके मुताबिक साइंटिस्ट इसको वो देते हैं। अब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों है?
इसलिए है कि इनकी देखा जाता है कि जब किसी जगह पे ये फैलाव तेज़ी से फैल रहा है तो पहले वाले वायरस की फैलाव और दूसरे वायरस के, तो इसकी सीक्वेंसिंग की जाती है कि क्या वजह है, कौन सी ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी वजह से फैलाव ज़्यादा हो रहा है। दूसरा ये देखा गया कि क्या फैलाव के साथ साथ उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बदला, जैसे सांस से फैलना शुरू हुआ, फिर इसके बाद दूसरा जो है वो जीआईटी में फैलना शुरू हुआ और फिर इसके बाद उसकी ट्रांसमिशन के, तो ये देखा जाता है कि क्या वायरस अपनी आदात को तब्दील कर रहा है, तो क्या मतलब उसके अंदर म्यूटेशन हो गई या तब्दीली आ गई है वो बराबर। तीसरा देखा जाता है कि क्या वायरस के फैलाव के बाद उसके वायरस की लिथेलिटी ज़्यादा हो जाती, लोग मरना तो ज़्यादा नहीं शुरू हो, या वायरस के अंदर लॉन्ग हाउलिंग तो नहीं हो रही, क्या वायरस पोस्ट कोविड सिंड्रोम में तो नहीं जा रहे। तो इन चीज़ों के मुताबिक देखा गया तो ये 4 वायरस। हाँ, एक और चीज़ भी है, क्या हमारे इम्यून सिस्टम को डॉज तो नहीं कर रहा, क्या वैक्सीन को डॉज तो नहीं देगा। इनको देखते हुए 4 वेरिएंट ऐसे हैं जिनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न, तो इसका मुताबिक वो जो हमारे साइंसदान हैं, दुनिया के सारे साइंसदान कहते हैं कि वायरस ने म्यूटेट होना है और उसके अंदर इतना बड़ा इदारा है WHO, वो उसके ऊपर अपनी कंसर्न रखता है और हर मुल्क में उसके वो हैं, वो उसके मुताबिक देखता है कि क्या है ये। अब इसकी दूसरी बात कि एंटीबॉडी एनहांसमेंट, जब भी वायरस हमारे बॉडी में दाखिल होता है तो उसके अंदर 2 चीज़ें अहम होती हैं, एंटीबॉडीज़ 2 अहम होती हैं। एक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती है जो स्पाइक प्रोटीन, ये स्पाइक प्रोटीन है, इसको पकड़ लेती है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती है। और कुछ ये होता है वायरस, पूरा वायरस है तो कुछ इसके इस साइड पे बहुत सारे हिस्से होते हैं, उसके मुताबिक उसके खिलाफ बाइंडिंग एंटीबॉडी बनते हैं। अब जो वैक्सीन है, ये सारा काम सिर्फ वैक्सीन नहीं करती, बल्कि ये असल नेचुरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। तो उस साइंटिस्ट को ये कहना चाहिए था कि ये एनहांसमेंट जो है वो किसी भी डिजीज़ की वजह से हो सकती है, किसी भी नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से। पाकिस्तान में जब डेंगू वायरस आया तो हमें कहा गया कि जनाब एक दफ़ा इसको डेंगू हो जाए और उसके बाद दूसरी दफ़ा कोई और डेंगू हो गया तो वो बंदा मर जाएगा। हमारे एक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर थे, उनको एक दफ़ा डेंगू हुआ और जब दूसरी डेंगू हुआ तो वो शॉक में चला गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर के बाद माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी मौत का फ़ैसला साइंटिस्ट नहीं करते थे, एक बात। दूसरी बात है कि ये जो बाइंडिंग एंटीबॉडी, वो कह रहा है एंटीबॉडी एनहांसमेंट है, ये वैक्सीन की बजाय जो नेचुरल इन्फेक्शन है वो ज़्यादा पैदा करती है। इसलिए अगर ये जो एंटीबॉडी एनहांसमेंट है, एंटीबॉडी एनहांसमेंट की थोड़ी सी तारीफ़ कर दूं कि वो एंटीबॉडी जो वायरस के किसी वायरस के रोकने में काम आती हैं, रोकने के उसके इम्यून सिस्टम को ये बताती हैं कि जनाब वायरस आ गया और उसको रोक दें, रोकने में अगर काम आती हैं, तो अगर कोई वायरस तब्दील हो जाए तो उसको फैलाने में मदद देती हैं। अब देखें, ये एक कंसेप्ट है, मैं बताऊँ, वायरस की एंटीबॉडी एनहांसमेंट जब तक बॉडी के 5 सिस्टम नाकाम ना हो उस वक्त तक नामुमकिन है। नंबर 1, पहला सिस्टम है कि जब भी एंटीबॉडी किसी वायरस के साथ अटैच होगी और वो हमारे सेल के साथ, रिसेप्टर के साथ, FC रिसेप्टर के साथ अटैच होकर उसको सेल के अंदर लाएगी, तो सेल के अंदर एक लाइसोसोमल सिस्टम होता है, जो लाइसोसोमल सिस्टम जब तक नाकाम ना हो उस वक्त तक वो वायरस फैल नहीं सकता। वो हमारा बॉडी का लाइसोसोमल सिस्टम, हर लाइसोसोम के अंदर एक तेज़ाब होता है, एक डिफेंस सिस्टम होता है, एंजाइम सिस्टम होता है जो किसी भी पार्टिकल्स को तबाह कर देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं। सपोज फ़र्ज़ किया कि अगर लाइसोसोमल सिस्टम नाकाम हो गया तो लाइसोसोमल सिस्टम के साथ दूसरा ऐसा होता है, हमारे DNA का अपना सिस्टम होता है। DNA के अंदर ट्यूमर सप्रेसर जीन भी होते हैं, बहुत ऐसे सिस्टम होते हैं जो किसी भी बाहर से आने वाले जीन को ट्रांसक्रिप्ट बनाने से पहले उसको उनके अंदर उसको सप्रेस कर देते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि एंटीबॉडी FC रिसेप्टर के साथ आई और किस तरीके से हमारे DNA सिस्टम को डैमेज करेगी, डॉज देगी। अल्लाह ने इंसान के DNA को बहुत ही मजबूत किया है और DNA ना चेंज होता है, ना DNA
किसी से डिक्टेशन नहीं लेता। ये कोई सियासतदान नहीं है कि किसी से डिक्टेशन ले ले। ये अल्लाह का बनाया हुआ एक वो है जिसके अंदर हमारी सारी इनहेरिटेंस मौजूद है। ये इन बॉक्स है, ये बुक है, और हर बुक के ऊपर कितने पेजेस हैं और हर पेजेस के ऊपर कितने अल्फाज हैं जिसको अभी तक रीड नहीं किया जा सकता। अब तीसरा ये नहीं नाकाम नहीं हो सकता। सपोज ये दो हो भी जाए, तीसरा ऐसा है, तीसरा यानी कि तरीका ऐसा है कि हमारा जो एंटीबॉडी एफसी रिसेप्टर के साथ अटैच हो रही है और साथ दूसरे एंड के ऊपर वायरस को भी ला रही है, एनहांस कर रही है। तो एंटीबॉडी ऐसा नहीं है कि जब तक उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसफॉर्मेशन ना हो तो वो एंटीबॉडी उसको फैलाने में साबितकार नहीं हो सकती। तो तीसरा तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी। चौथा तरीका है कि अगर सपोज फर्ज कर दिया कि एंटीबॉडी एक वायरस के साथ अटैच होगी, बारो ये वायरस है, इसके खिलाफ ये भी ये नहीं यूँ एंटीबॉडी आ गई, ये एंटीबॉडी, इसको कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ये ऑप्सोनाइजेशन जो होती है तो ये ऑप्सोनाइजेशन जो होती है फिर हमारे जो एंटीजन को देखने वाले सेल हैं, मैक्रोफेजेस हैं या नेचुरल किलर सेल हैं या दूसरे वो हैं बी सेल हैं या डेंड्रिटिक सेल हैं, वो इसको देखते हैं। एक बात दूसरे है कि जब वायरस जब ये अटैच होता है तो हमारे एक कम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, वो कम्प्लीमेंट सिस्टम इसको अटैच करता है, अटैक करता है। चार ये यानी ये क्या हमारा कम्प्लीमेंट सिस्टम नाकाम हो जाएगा। पांचवा ये है कि क्या हमारा इम्यून सिस्टम सिर्फ एंटीबॉडी के ऊपर मुनहसर है, क्या हमारा अल्लाह ताला ने कोई और अल्टरनेट सिस्टम नहीं बनाया हुआ। हमने तो एक अल्टरनेट दरवाजे रखे होते हैं, रैम बनाए होते हैं कि अस्पताल में आग लग जाए तो हमने कहाँ से घुसना। तो क्या अल्लाह ने ऐसा नहीं, खुदा की कुदरत ने ऐसा नहीं है कि उसने कोई उसका अल्टरनेट सिस्टम बनाया हुआ है। हमारा एक और सिस्टम है जिसको कहते हैं साइटोटॉक्सिक सेल। हमारे साइटोटॉक्सिक सेल को तो ये देखा ही नहीं जा रहा। इसी वजह से आप देखें कि ये एंटीबॉडी एनहांसमेंट का ड्रामा, ये गुफ्तगू नहीं होती कि हमारे यहाँ एक साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं, CD8 सेल्स होते हैं। CD8 सेल अपने टॉक्सिसिटी की वजह से वो डायरेक्ट किसी से पूछते भी नहीं है, दे डायरेक्टली किल द वायरसेस। तो वो ऐसा सिस्टम है। आप ये देखें, एक वायरस है, एक इंसान को वायरस होता है, वो मर जाता है, लेकिन उसी तरह के वायरस किसी दूसरे इंसान को होता है तो बच जाता है। दिस इज वाई दिस इज हैपनिंग, इसलिए कि उसका इम्यून सिस्टम अपना अपना है। हाउ द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू द अदर। तो ये बातें, ये अफवाहें, ये जो हैं इस पे ऊपर वो नहीं करना। अब वैक्सीनेशन के खिलाफ एक जो चीज़ें कही जा रही हैं कि जितना भी पाकिस्तान के अंदर आजकल तो वॉन ख़त्म हो, वायरस ख़त्म हो गया, तो B117 ज़्यादा आ रहा है और एक आध केस जो है वो ब्राज़ीलियन से भी कोई एक आध डिटेक्ट हुआ है और 4-5 केसेस जो हैं फ़िलहाल इस कंट्री के अंदर साउथ अफ्रीकन है। तो ये ज़्यादा लीथल वायरस होता है तो वो ज़्यादा फैलाव भी नहीं होता। तो ये देखा गया है कि जितनी भी वैक्सीन्स आ रही हैं अभी तक इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। एक और मैसेज बताऊं कि वैक्सीन का काम आपको वायरस की इन्फेक्शन से बचाना नहीं होता। वैक्सीन का काम उस वायरस से पैदा होने वाले ख़तरनाक असरात से आपको महफूज रखना होता है। जैसे SARS-CoV-2 है, इसको रोक, वायरस तो मौजूद है, वायरस ने तो आना है, लेकिन हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, हमारे अंदर जो वैक्सीन लगती है, और उसका इम्यून सिस्टम कहूँगा, एंटीबॉडी नहीं कहूँगा मैं। इम्यून सिस्टम के दो हिस्से चाहता हूँ, एक नेट सिस्टम होता है और एक अडॉप्टिव सिस्टम होता है। अडॉप्टिव सिस्टम के अंदर फिर दो चीज़ें होती हैं, साइटोटॉक्सिक सिस्टम होता है और एंटीबॉडी सिस्टम होता है। जब तक ये हमारे दोनों चीज़ें बरकरार हैं, इसी वजह से उस वक्त तक हमें वायरस ने किल नहीं करना होता। और वैक्सीन लगाने के बाद हमारा जो अडॉप्टिव सिस्टम है वो 4 से 5 वीक लेता है उसको अपने आप को फुल उसके ट्रेन करने में उस वैक्सीन के खिलाफ। तो ये मेरा मैसेज है कि जो लुक मॉन्टियर का जो बयान है वो एक पॉलिटिकल हो सकता है, अगर है भी सही तो वो उसका अपना मुशाहिदा है
थ्योरी है, साइंसदान अपनी थ्योरी देते हैं। एक बंदे ने थ्योरी दी, हो सकता है चंद और लोगों ने भी थ्योरी दी, लेकिन कितने साइंसदान ऐसे हैं कि जो इसको रिजेक्ट करते हैं? साइंस के मुशाहदे को फिर फर्दर स्टडी के साथ देखा जाता है। फर्दर स्टडी के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसके ऊपर एक कंसेप्ट बनाया जाता है। तो वैक्सीन एक वाहिद हल है इस पेंडेमिक को रोकने का। वैक्सीन के साथ अपने एहतियात भी बरतते रहें, क्योंकि मैंने कहा वैक्सीन आपको बीमारी से तो बचाएगी लेकिन इन्फेक्शन से नहीं बचाएगी। इन्फेक्शन मामूली हो सकती है, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी हो सकती है, लेकिन वैक्सीन इंशाअल्लाह आपको हॉस्पिटलाइजेशन से रोकेगी। वैक्सीन इंशाअल्लाह ताला आपको सीरियस कोविड से बचाएगी। वैक्सीन वेंटिलेटर से बचाएगी। और इंशाअल्लाह जब हमारे हार्ड इम्यूनिटी होगी 60 से 70%, इंशाअल्लाह ताला ये पेंडेमिक कंट्रोल हो जाएगा। और वैक्सीन ही वो, और अल्हम्दुलिल्लाह तो पाकिस्तान ने वैक्सीन बनाना शुरू की है। मैं पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी साइंसदानों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक वैक्सीन बनाई, और वो वैक्सीन बनाने में हमारे इदारों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में से कम 60 से 70% लोगों को वैक्सीन शुरू हो जाएगी और हम इस पेंडेमिक पे कंट्रोल कर लेंगे। तो अवाम अपने SOPs को जारी रखें, क्राउड में ना जाए, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस रखें। हमने स्कूल्स कॉलेजेस भी खोलने हैं। अगर हमने एहतियात ना बरती तो हमारे बच्चों के तालीमी साल ज़ाय हो जाएंगे, और अगर हमने तालीमी एहतियात ना बरती तो हम पाकिस्तानी इकनॉमिक्स लॉस में चला जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हमें SOPs के साथ साथ वैक्सीन की तरफ तवज्जो देनी। अब एक और मुबारकबाद दे दूं आपको कि पाकिस्तान में फाइज़र भी आ गई है। पहले साइनोफार्म थी, फिर साइनोवैक आई, साइनोवैक के बाद एस्ट्राजेनिका आया, एस्ट्राजेनिका के बाद स्पुतनिक भी आई। अब माशाल्लाह कल या परसों हमारे अंदर 1 लाख डोजेस फाइज़र वैक्सीन भी आ गई है, और इसके बाद दूसरी वैक्सीन भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर है। और इंशाल्लाह मैं कहूँगा दुश्मन अगर कभी तो निगहबां कभी तरह। इंसान का निज़ाम, इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है। आप अपने इम्यून सिस्टम को हमेशा मजबूत रखें, और इंशाअल्लाह ताला आप इस पेंडेमिक पे बहुत जल्द काबू पा लेंगे। हम डॉक्टर्स, हम फ्रंटलाइन लोग, वर्कर आपके खाते में, और हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। और इस तरह की हम आपको मालूमात फराहम करते रहेंगे।